अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मरता है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद सर आलोक राजन, व्हाई शुड देयर नॉट बी अ रिलेशन विद इंडिया। तो भाई साहब आलोक भाई जुड़े चौधरी मुजफ्फर के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई साहब कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन होने चाहिए या नहीं। टोटल हालात जो है उसको डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मिनोरिटी का हकूक दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। देखते हैं वीडियो और अपना रिजल्ट कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो बेसिकली लोगों को, जनता को चूरन दिया गया कि जी हम इस्लाम के नाम पर अलग कंट्री ले रहे हैं। अगर वहीं पे सवाल पूछा जाता कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, तो पता नहीं, शायद मोहम्मद अली जिन्ना के पास ये जवाब था कि जी हम समान अधिकार नहीं मिल रहे। आज हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जब माइनॉरिटी की बात होती है तो कहां पे ज्यादा हक है। पाकिस्तान में कोई भी माइनॉरिटी पीएम नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कुछ भी बड़े पद पे नहीं जा सकता। इंडिया में कोई भी हो, वो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता हो, मेजोरिटी से ताल्लुक रखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर अधिकार है। मेरी जाती राय है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। इसलिए नहीं होना चाहिए, इसकी भी वजह मैं आपको गिनाता हूं। आप उस देश पर कब तक भरोसा करते रहेंगे जिसने बार बार भरोसा तोड़ा है? क्या पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है कि आपको कारोबार करने में सहूलियत मिले, आपको टैक्स से रिबेट मिले। रिलेशन रखने क्यों है? हमने 75 इयर्स रिलेशन रखकर, अमन की आशा चलाकर, सब कुछ कर कर देख लिया। और 75 इयर्स का वक्त मुजफ्फर भाई छोटा वक्त नहीं होता, बहुत बड़ा वक्त है। हमने तो पिछले, अब 90s की बात करें, 90s में हमारी इकोनॉमी बहुत खराब थी। हमने तो 30-32 साल में, 33 साल में हमने तो टॉप 5th इकोनॉमी बना दी। तो 75 इयर्स तो बहुत लंबा टाइम है। आप बताइए, क्या जो हिंदू बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों को किडनैप करके, डरा के, धमका के सिंध में उनकी, हिंदुओं की आबादी कम की जा रही है, मुसलमान उसको बना दिया जाता है, क्या इसके लिए कानून बनाया पाकिस्तान की सरकार ने या सिंध की गवर्नमेंट ने? अभी इजिप्ट के दौरे पे गए थे पीएम मोदी, वहां पर उनको उनका जो सिविलियन अवार्ड होता है वो दिया गया। पाकिस्तान में आप किसी से मोदी के बारे में पूछेंगे तो वो बिल्कुल कह रहे हैं एकदम बेकार है, ये है, वो है, पता नहीं क्या है, सब कुछ बता देंगे उसे। आप ही सोचिए, सऊदी अरबिया ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यहां तक कि फिलिस्तीन, जिसके लिए आप लोग बहुत झंडे निकालते हैं, उसने अपना सिविलियन अवार्ड दिया। 7 से 8 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को दिया है। क्यों दिया है? क्या वहां के मुसलमान जो हैं, जो देश चला रहे हैं, क्या वो पागल हो गए हैं? 2024 में फिर से इलेक्शन होने हैं। देश की जनता किसे चुनेगी हमें नहीं पता, लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनकर लोग कहेंगे कि तुम तो मोदी भक्त हो गए हो, ऐसा हो गया। देखिए, मैं किसी का भक्त नहीं हूं। मैं कहता हूं कि जो मेरे घर के आगे की सड़क ठीक रखेगी, जो सरकार, जो कभी खराब नहीं होने देगी, मेरा वोट उसको। जो सरकार मेरे घर में 24 घंटे बिजली देगी, मेरा वोट उसको। जो सरकार रात के मैं 2 बजे भी बाहर निकलता हूं और मैं सेफ फील करता हूं खुद को, मेरा वोट उसको। वो सरकार जो मेरे लिए रोजगार पैदा करेगी, वो सरकार जो मेरे लिए सहूलियतें देगी, वो सरकार जो मेरे लिए काम करेगी, मेरे लिए का मतलब है मेरे देश की जनता के लिए काम करेगी, मेरा वोट उसको। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज मेरी जिंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मेरी ख्वाहिश थी कि आलोक सर मेरे चैनल के ऊपर आए, और आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल पर आज मौजूद हैं आलोक सर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, कोई मैं इनका अब नहीं बता सकता कि ये कितने बड़ी महान शख्सियत है मेरे लिए, कितनी इनके दिल में, मेरे दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट है। तो सर, आपको मैं अपने चैनल पर, छोटा सा चैनल है मेरा इस पर, लेकिन आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम सर, नमस्ते। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पर। और नहीं, बिल्कुल कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, चैनल कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम हम सब करते हैं। कब छोटा सा चैनल बड़ा सा चैनल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, सब काम के ऊपर डिपेंड है। और बाकी तारुफ का क्या है, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। और हमारे गीता में ना एक बात लिखी हुई है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मतलब काम किए जाओ, रिजल्ट क्या होने वाला उसकी चिंता मत करो, वो हो जाता है। तो बस हम तो कर्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही सर, आपका काम जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है और पूरी दुनिया के लोग आपके काम को
सराहते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं, और मैं भी आपका एक बहुत बड़ा ये समझे फैन हूँ। थैंक यू सो मच, ये तो आपका बड़प्पन है थैंक मुजफ्फर थैंक भाई। थैंक बिल्कुल। थैंक अच्छा सर, आज हम पहले तो हम आपके रिएक्शन देखते हैं आप आज, लेकिन आपके मैं कुछ विचार जानना चाहता हूँ, आपकी कुछ राय जो है जो पाकिस्तान इंडिया को लेकर या इस तरह के जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर आपकी पर्सनल जो ओपिनियन है वो जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर आते हैं जो क़याम पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब बना, उस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान बनाया गया, इस देश के टुकड़े किए गए, इसका बंटवारा किया गया, आपकी नजर में वो कैसा फैसला था? उस फैसले के क्या असरात जो है वो इस वक्त जो है इस खित्ते के ऊपर पड़े हैं? देखिए मुजफ्फर भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, और इसके एक दो जवाब नहीं हो सकते, इसके कई सारे जवाब हैं, कई सारे पहलू हैं, कई सारी चीजें देखनी है। देखिए, बंटवारा जब भी होता है दुख होता है, वो चाहे आपके यहाँ हो चाहे हमारे यहाँ हो, कहीं भी हो, बंटवारा जब भी होगा दुख तो होगा कि जी अपना एक हिस्सा जो है वो अलग हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो मोहम्मद अली जिन्ना का सपना कहें या जो बातें थी, उसमें भी कई सारी बातें, जैसे पाकिस्तान की जो सारी जनता है वो यही समझती है कि जी टू नेशन थ्योरी एक कॉन्सेप्ट था, मोहम्मद अली जिन्ना लेकर आए। उनको लगा कि नहीं जी, हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, जबकि ये समझना जरूरी है कि पिछले सैकड़ों साल से हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह रहे थे। ये 75 ईयर्स हुए हैं जब उधर वाले चले गए, बाकी अभी भी हम साथ साथ ही हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ हैं और हम साथ साथ ही रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो उसी वक्त मतलब समझ जाना चाहिए था कि ये एक्चुअली एक चूरन है जो दिया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या करें, चूंकि जज्बा भावनाएं ऐसी होती हैं, माहौल ऐसा होता है कि लोग उसमें बहक जाते हैं। मुझे याद आता है कि हमारे जो आर्मी है हमारी, उसमें एक सेकंड टॉप मोस्ट रैंक के ऑफिसर्स अभी रिटायर हुए, थोड़े दिन पहले ही रिटायर हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन मुसलमान हैं और उनके फादर भी इंडियन आर्मी में थे। तो जब बंटवारा हो रहा था, वो ये बात बताई उन्होंने कि जब बंटवारा हो रहा था तो अंग्रेजों ने पूछा कि भाई तुम तो मुसलमान हो, पाकिस्तान बन रहा है, तुम उधर चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। ये बात उन्होंने 75 ईयर्स पहले कही थी। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं जाओगे, ये तो इस्लामिक देश बन रहा है। बोले कि जो देश मजहब की बुनियाद पर खड़ा होगा वो देश कभी कामयाब नहीं होगा। और ये बात एक मुसलमान आर्मी ऑफिसर के थे आज से 75 ईयर्स पहले। और आज आप देखिए कि भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है। ये तो हो गई पहली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। दूसरी बात जो थी कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये पता चल गया था कि जैसे ही पावर जो है ट्रांसफर होगी इंडियन नेताओं को, वहां पर एक लैंड रिफॉर्म बिल तैयार था, लैंड रिफॉर्म्स होने वाले थे। और लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है, ये जवाहरलाल नेहरू का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मैं आपको चाहो तो क्लिप भेज दूंगा। लैंड रिफॉर्म्स का पता चल गया मोहम्मद अली जिन्ना को और उन्हें लगा कि यार अब तो सारी जागीरदारी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो टॉप मोस्ट यहाँ पे जो बड़े बड़े जागीरदार थे जिनके पास जमीनें थी, तो उनसे ये सलाह मशवरा हुआ और फिर हुआ कि जी ये तो फिर हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, हमारे पास पावर नहीं रहेगी, जमीनें नहीं रहेंगी, तो आप जो है हम लोग अलग मांग करते हैं। और मुस्लिम लीग ये चाह रही थी, तो फिर वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए, कांग्रेस से हटे, फिर ये सारी चीजें हुई। तो बेसिकली लोगों को, जनता को चूरन दिया गया कि जी हम इस्लाम के नाम पर अलग कंट्री ले रहे हैं। अगर वहीं पे सवाल पूछा जाता कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, तो पता नहीं, शायद मोहम्मद अली जिन्ना के पास ये जवाब था कि जी हम समान अधिकार नहीं मिल रहे। आज हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जब माइनॉरिटी की बात होती है तो कहां पे ज्यादा हक है। पाकिस्तान में कोई भी माइनॉरिटी पीएम नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कुछ भी बड़े पद पे नहीं जा सकता। इंडिया में कोई भी हो, वो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता हो, मेजोरिटी से ताल्लुक रखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर अधिकार है। तो ये हुआ था उस वक्त पाकिस्तान जब बना। पीछे जो था वो वही था कि जागीरदारी प्रथा को आप उसको जारी रखने के लिए उसको बनाया गया। और आज भी मुजफ्फर भाई ये बात छुपी नहीं है कि आज भी उन्हीं 4-5 परिवारों के हाथों में पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल है और कोई नहीं आया है वहां पे। इमरान खान ने बहुत कोशिश की थी घुसने की, लेकिन वो भी अब आउट हो चुके हैं। अगली बार शायद चुन के आ जाएंगे तो उनका भी फिर वही हाल होगा कि वो भी कंट्रोल में रहेंगे, उनकी फैमिली भी अपना जो भी करे, खैर ठीक है। अब आते हैं 2023 में। 2023 में एज ए इंडियन जब मैं देखता हूं कि बंटवारा हो गया, चलिए दुख है बंटवारे का, हम मानते हैं कि दुख है बंटवारे का, लेकिन
जो इसके नतीजे रहे, या इसका जो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये बंटवारा एक तरह से ठीक था। मैं इसलिए ठीक कह रहा हूं, ये शायद बहुत सारे लोगों को बात ये समझ में नहीं आएगी क्यों मैं कह रहा हूं। आज आप सोचिए, इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो छवि है, इमेज है, वो क्या है। तो अगर पाकिस्तान हमारे साथ होता तो हम भी उसी लाइन में खड़े होते जहां पाकिस्तान के लोग खड़े हैं। हमें भी उसी नजर से देखा जाता जिस नजर से पाकिस्तान को देखा जाता है। और मैं कोई ये बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूं, ये सब आपको भी पता है। हमारे पासपोर्ट की भी रैंकिंग वही होती, दुनिया की चौथा सबसे खराब पासपोर्ट। तो हम लाख अच्छे काम कर लेते, हम लाख कुछ भी कर लेते, लेकिन हम पाकिस्तान की वजह से, उस हिस्से की वजह से हम नीचे घसीटे जाते, हमारी हालत ऐसी होती। तो आज मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। हम जहां पर इस मुकाम पर हैं, शायद हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि देखिए, आप इलाके बदल सकते हैं, माइंडसेट नहीं बदल सकते। पाकिस्तान नई कंट्री बनी थी और छोटी कंट्री थी, जनसंख्या भी, आबादी भी कम थी। पाकिस्तान अगर ठीक से उसको बनाया जाता, ठीक से आज रिप्रेजेंट किया जाता, तो 75 इयर्स में मुजफ्फर भाई, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत अच्छा देश होता। लेकिन पाकिस्तान को इस्लामाइजेशन किया गया, वेपनाइज किया गया इस्लाम के नाम पर, और आज आप देख लीजिए कि हालत क्या है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बनना आज के हिसाब से एकदम ठीक था। अच्छा सर, जो हालात आपने पाकिस्तान के बताए हैं कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त मसाइल का शिकार है, 75 सालों से इन्हीं मसाइल में हम घिरे हुए हैं, कोई इस तरह का लीडर या कोई भी हमें पॉलिटिशियन ऐसा नहीं मिला कि जो पाकिस्तान को सही मानों में एक जो है इस्लामिक, जिसे नाम लिया जा रहा है कि जी इस्लाम के नाम पर बना या ये डेमोक्रेसी है, किसी भी लिहाज से उस पैटर्न पर नहीं हमें डाल सका। तो सर, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है उनको समझते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो भी काफी, उसका भी किरदार है इसमें, आप मेन जिम्मेदार किसको समझते हैं इस सारे जो सूरत हाल का? मुजफ्फर भाई, अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगे तो मेन जिम्मेदार वहां की जनता है। इसके मेरे पास पॉइंट्स हैं कि जनता को मैं क्यों जिम्मेदार ठहराता हूं। देखिए, अगर कोई सरकार को दोष देता है तो मैं कहता हूं सरकार को दोष मत दीजिए। आपने सरकार के खिलाफ क्या, उसने जब गलत कदम उठाए तो आपने प्रोटेस्ट किया? आपने सरकार को रोकने की कोशिश की कि तुमने भाई 4 बार इंडिया पर अटैक क्यों किया, किस वजह से किया? या किसी ने यह सवाल उनसे पूछा कि भाई आप जो ये प्रॉक्सी वॉर छेड़े हो, कसाब टाइप में 10 लोग जाते हैं और अटैक करके चले आते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? क्या एक जिम्मेदार देश ऐसा करेगा? किसी ने सवाल नहीं पूछा। और मैं सिर्फ इंडिया के नजरिए से नहीं कह रहा हूं, किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि हमारे यहां नई यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बन रही हैं, कि कोई ये सड़क पर यह करने के लिए नहीं उतरा कि हमें कॉलेज चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए। लेकिन जैसे ही अभी स्वीडन में जो हुआ, कुरान को जलाया गया, आज देखिए सब अभी सड़क पर उतरेंगे, सब उतर रहे हैं। देखिए, आवाम कमजोर पड़ी तो आपकी डेमोक्रेसी कमजोर हुई। जब डेमोक्रेसी कमजोर पड़ी तो उस पर एक वर्ग जो आपके एस्टेब्लिशमेंट का है वो हावी हुआ, और एक सियासी पार्टी भी थोड़ी बहुत कोशिश होने की, हावी होने की। हालांकि मेन जो है वो ताकत जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो ये मौका तो पाकिस्तान की आवाम ने दिया, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने सवाल नहीं पूछे, पाकिस्तान की आवाम ने अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की। आज हमारे यहां कुछ भी होता है, नेता को जवाब देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। आप संसद के प्रति, हमारी पार्लियामेंट के प्रति, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस देश के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। हम सवाल पूछना नहीं छोड़ते हैं, हम घेरना नहीं छोड़ते हैं। देखिए, हो सकता है मैं किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूं, मेरे देश में इतने लोग हैं वो अलग अलग पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन जब गलत होता है ना तो सब एक साथ होकर सवाल पूछते हैं, सरकार किसी की भी। आज अगर टमाटर 120 रुपए महंगा है तो मैं भी सवाल पूछ रहा हूं कि भैया क्यों टमाटर महंगा हुआ है। ठीक है, बारिश नहीं हुई है और भी कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की। तो पाकिस्तान के लोगों ने कभी गलत काम को रोका नहीं, और अपनी सरकार से और जो लोग जिम्मेदार थे उनसे सवाल नहीं पूछे। सवाल अगर 75 ईयर्स पहले पूछने शुरू कर देते ना, तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होती। सर, सवाल तो तब पूछेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा, हकीकत का पता चलेगा कि कौन सी चीज गलत है। आपने बात की कि 4 जंगें पाकिस्तान ने शुरू की, यहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि चारों दफा इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी मीडिया है,
हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, ये सारा यही बताते हैं कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हुआ, और ये ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। एक जो बच्चा स्कूल से या कॉलेज से जब वो तालीम हासिल करके निकलता है बाहर, तो वो इंडिया के खिलाफ एक माइंड सेट लेके निकलता है। हमें यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है, हमें हमारा जहन साजी की जाती है। जब हकीकत ही नहीं हमें पता चलेगी तो कैसे हम सवाल पूछेंगे? हमारे सवाल पूछने की सलाहियत तो इन लोगों ने पहले ही छीन ली हुई है, तो कैसे फिर आप कह रहे हैं सर ऐसे होगा फिर? देखिए, सवाल पूछने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ सरकार और आर्मी से सवाल पूछे जाए, सवाल अपने आप से भी पूछे जाते हैं। जैसे मुझे कोई आके कोई भी बात कह देगा ना, और आज से नहीं बता रहा मैं, आज से 30 साल पहले की भी बात बता रहा हूं कि कोई भी बात करे, देखो जी ये हुआ, तो हम फौरन उस पर विश्वास नहीं करते, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं कि अच्छा ये बात जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। वो चाहे नेता बोल रहा हो, चाहे अभिनेता बोल रहा हो, चाहे कोई भी बोल रहा हो, हमारे प्रेसिडेंट साहब ही क्यों ना बोल रहे हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं बोल रहे हो, हम चेक करते हैं एक बार कि ऐसी बात है कि नहीं। पाकिस्तान में ये काम क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान के लोग अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछ सकते कि क्या ये बात सही है क्या? अब जब उसका जवाब आप ढूंढने निकलेंगे ना, तो आपको जवाब मिल जाएगा, और आपके यहां ही मिल जाएगा। आपको पाकिस्तान से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। आपके इतने बड़े बड़े जर्नल और एयरफोर्स के चीफ, उनके तो ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू हैं जो ये बात कहते हैं कि चारों लड़ाइयां हमने लड़ी। मुझे याद आ रहा है एयर मार्शल असगर खान, बड़े जबरदस्त आपके रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ, उनकी तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। आपके इतने आर्मी के जनरलों की किताब लिखी हुई है, उन किताबों को ही पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि लड़ाइयां किसने शुरू की। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये करिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग अपने आप से भी सवाल पूछेंगे। जो बात उनके कानों में आई है या व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड हुई है, क्या वो सच है? उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो ब्रेन वॉशिंग होती रहेगी। अच्छा सर, आप जाती तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की आपके जहन में क्या है कि ये ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, या जिस तरह पाकिस्तान के इल्जामात लगते रहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, तो कुछ इंडियन की ये भी राय है कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाने। आपकी क्या राय है? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर हो, या बस ऐसे ही रहना चाहिए जैसे हो? मेरी जाती राय है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। इसलिए नहीं होना चाहिए, इसकी भी वजह मैं आपको गिनाता हूं। आप उस देश पर कब तक भरोसा करते रहेंगे जिसने बार बार भरोसा तोड़ा है? हमारे पीएम बस लेकर जाते हैं लाहौर, और उसके पीठ पीछे करगिल पर अटैक हो जाता है। हमारे पीएम नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं बिना किसी प्रोग्राम के, और पठानकोट हो जाता है। आप ये बताइए कि हमने इतनी बार कोशिश की। आप सोचिए, मैं इसको इंडिविजुअल पे लेके आता हूं। आप एक इंडिविजुअल हैं, मैंने आप पर 4 बार अटैक करता हूं, आपको मारता हूं, पीटता हूं, आपके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर, हर जगह आपका विरोध, ये वो फलाना सब करता हूं। आप कब तक दोस्ती का हाथ मैं बढ़ाता रहूंगा आपके पास, या आप कब तक दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे मेरे पास? एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। हमने हर कोशिश कर ली। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी 370 वाले मामले के बाद। क्या पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है कि आपको कारोबार करने में सहूलियत मिले, आपको टैक्स से रिबेट मिले। पाकिस्तान ने कभी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का एमएफएन का दर्जा नहीं दिया कारोबार को लेकर। और लोग कहते हैं कि जी हमने अमन की बात की। अमन की बात तो इंडिया ने की, अमन का हाथ तो इंडिया ने बढ़ाया। लेकिन ये सवाल ये है कि आखिर कब तक हम ऐसा करता रहेंगे? 75 ईयर्स हो गए मुजफ्फर भाई। तो मेरा ये मानना है, एज ए इंडिविजुअल मेरा ये मानना है, हो सकता है मेरे ही देश में लोग मेरे खिलाफ बातें कहें, मैं बिल्कुल पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं चाहता। इसलिए नहीं चाहता भाई, आप अपना देखिए, आप अपनी कंट्री को इकोनॉमिक तौर पर मजबूत कीजिए, आप अपने देश के लोगों के लिए भलाई के काम करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप अपना करिए, हमें हमारा करने दीजिए। रिलेशन रखने क्यों है? हमने 75 ईयर्स रिलेशन रखकर, अमन की आशा चलाकर, सब कुछ कर देख लिया। और 75 ईयर्स का वक्त मुजफ्फर भाई छोटा वक्त नहीं होता, बहुत बड़ा वक्त है। हमने तो पिछले 90s की बात करें, 90s में हमारी इकोनॉमी बहुत खराब थी, हमने तो 30-32 साल में, 33 साल में हमने तो टॉप 5th इकोनॉमी बना दी। तो 75 ईयर्स तो बहुत लंबा टाइम है। तो इसलिए मेरी जाती राय, और मैं हर जगह कहता हूं, मैं इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखना है। पाकिस्तान अपना देखे, इंडिया अपना देखे, रिलेशन की जरूरत ही क्या है? रिलेशन रखे तो हमने देख ली, 4 लड़ाइयां देख ली, मुंबई अटैक देख लिया, पठानकोट देख लिया, उरी देख लिया, इतना कुछ देख लिया हमने, अब क्या देखना बाकी है?
अच्छा सर, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है, पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो इंडिया के अंदर जो कोई भी छोटी से छोटी बात होती है उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। यहाँ पर खास तौर पर जो मुसलमानों का कोई वाकया हो या ना हो, डेली आज भी मैं देख रहा था, आज भी हमारा मीडिया कुछ इस तरह के वाकयात वहां के बता रहा है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वहां पर जो जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ जो यहाँ पर काम हो रहा है, मैंने कभी इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया या इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन गवर्नमेंट को उस पर आवाज उठाते नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? क्या आप लोगों ने उनको यहाँ पर लावारिस छोड़ दिया है? क्या वजह है सर इसकी? देखिए मुजफ्फर भाई, वो लोग कौन है? क्या वो इंडियन है? नहीं, पाकिस्तानी है। उनकी पहली जिम्मेदारी किस देश की बनती है या किस देश के लोगों के लिए बनती है? पाकिस्तान के लिए बनती है। आज हमारे देश में मान लीजिए अगर मुस्लिमों को कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की है और हमारी है। या हमारी माइनॉरिटी में किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो पहली जिम्मेदारी सरकार की है, दूसरी हमारी है, यहां के लोगों की है। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें आप लोगों ने एक छांटा कि जी मुसलमान है। अब देखिए ये विक्टिम कार्ड है, ये मैं कौन सा कार्ड कहूं, ये वेपनाइज किया हुआ कार्ड है कि जी मुसलमान है तो हम आवाज उठाएंगे। जी नहीं, जहां भी गलत होता है, गलत गलत है, वो हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, कहीं भी हो, गलत गलत होता है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हम गाहे बेगाहे यूएन से लेकर बाकी जगहों पे हम अपनी बात रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं रखते हैं, लेकिन हम उसमें ये एंगल नहीं देखते कि वो हिंदू है इसलिए हम रखेंगे। हम वो बात सिख के लिए भी कहते हैं, हम वो बात ईसाइयों के लिए भी कहते हैं, हम सबके लिए कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि वो सिर्फ एक मजहब के लोग को, जी मुसलमान है तो चूंकि वो हमारा धर्म एक है इसलिए हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल दिक्कत है पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान मैंने बताया था ना शुरुआत में आपको कि पाकिस्तान बनाने के पीछे चूरन जो दिया गया था, असली चूरन था कि वढेरा सिस्टम, यस वढेरा सिस्टम याद आया मुझे, वढेरा सिस्टम को बचाकर रखना, और सामने दिया गया कि इस्लाम का चूरन दिया गया। ठीक है, वो इसीलिए चूरन दिया गया, इस्लाम का चूरन क्या दिया गया कि जी माइनॉरिटी में हैं हम, इसलिए हमें हक नहीं मिलेंगे, हमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो यानी कि आपने माइनॉरिटीज के नाम पर अलग देश की मांग की। आज जिस बेस पर आपने अलग देश की मांग की, आज अपने माइनॉरिटीज के लिए आपने क्या किया? आप बताइए, क्या जो हिंदू बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों को किडनैप करके, डरा के, धमका के सिंध में उनकी हिंदुओं की आबादी कम की जा रही है, मुसलमान उसको बना दिया जाता है, क्या इसके लिए कानून बनाया पाकिस्तान की सरकार ने या सिंध की गवर्नमेंट ने? एक बार आया था एक बिल, पास ही नहीं हुआ। शादी का बिल तो पास नहीं हो रहा 18 इयर्स वाला जी। आप बताइए। तो अगर बिल्कुल ऐसे जिस 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 पॉइंट को लेके आपने अलग देश की मांग की, माइनॉरिटीज, आपने अपने यहाँ के माइनॉरिटीज का क्या किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। और यकीन मानिए कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी तो जो कुछ भी हो रहा है ना पाकिस्तान में, ये कुछ भी नहीं है, ये ट्रेलर मान के चलिए, बहुत भारी दिक्कत आने वाली है। $3 बिलियन का कर्जा मिल गया जी, शहबाज शरीफ खुश हो रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि भाई $3 बिलियन मिल गए। अरे जनाब, कर्जे से आप अपना घर चलाएंगे और आप खुश होंगे? अच्छा, वो कर्जा $3 बिलियन कब तक चलेगा? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि 75 इयर्स वो जिस रास्ते पर चला है एंटी इंडिया माइंडसेट के साथ, उसको जब तक वो खत्म नहीं करेगा पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम इंडिया की तरफ आते हैं कि इंडिया जिस तरह अब ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है और मोदी जी की हर जगह पर पजीराई हो रही है, उन्हें एज अ लीडर देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि इसके पीछे मोदी जी की कितनी एफर्ट है? ये ग्रेजुअली ये सारी जो अचीवमेंट हासिल हुई है, या इसमें खास तौर पर जो अभी जो मोदी जी का दौरे हुकूमत है 9 साल जो है या 10 साल, इसमें ज्यादा काम हुआ है, या ये एक 75 सालों से आप लोग मेहनत करते आ रहे हैं और अब उसका आपको सिला मिला है? ये कैसे सर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए दोनों ही बातें हैं। 75 ईयर्स से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। 75 ईयर्स से जितनी भी सरकारें आई, वो चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जनता पार्टी की हो, मिला जुला के बनी हो सरकार, सबने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे भारत के लिए काम। भारत की छवि आज से ठीक नहीं हो रही है। भारत की छवि जब से भारत
आजाद हुआ अंग्रेजों से, तब से हम इस पर काम कर रहे हैं, आज से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी माननी पड़ेगी कि पिछले 8 सालों में जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट में इस चीज को तेजी में लाया गया, उन देशों के दौरे किए गए जहां 25-25 साल 30-30 साल से लोग नहीं गए थे, उन देशों से बातचीत की गई, उनसे संबंध बेहतर किए गए जिन्हें हाशिए पर छोड़ दिया गया था अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो सब कुछ इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है। और शायद इसी का नतीजा है कि आज आप देखिए, अभी इजिप्ट के दौरे पे गए थे पीएम मोदी, वहां पर उनको उनका जो सिविलियन अवार्ड होता है वो दिया गया। पाकिस्तान में आप किसी से मोदी के बारे में पूछेंगे तो बिल्कुल कह रहे एकदम बेकार है, ये है वो है, पता नहीं क्या है, सब कुछ बता देंगे उसे। आप ये सोचिए, सऊदी अरबिया ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यहां तक कि फिलिस्तीन, जिसके लिए आप लोग बहुत झंडे निकालते हैं, उसने अपना सिविलियन अवार्ड दिया। 7 से 8 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को दिया है। क्यों दिया है? क्या वहां के मुसलमान जो हैं, जो देश चला रहे हैं, क्या वो पागल हो गए हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा देखा है कि नहीं, जो अब तक हमें दिखाया जाता रहा था वो बात सही नहीं है, बात कुछ और है? ये पाकिस्तान के लोग मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। देखिए, एक बात कही जाती है हमारे यहां कि जब आप झूठ से सच को छिपाने की कोशिश करेंगे, उसको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग मान जाएं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सच सच ही होता है, वो सच बाहर आ ही जाएगा। सच को रोक कर नहीं रख सकता कोई, टाइम लगता है बट वो बाहर आ ही जाएगा। और अब वो सच बाहर आ गया कि जितना ही लोग कहते हैं कि जी ये एंटी मुस्लिम है और ये हैं और वो हैं, भाई आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं, आप उन्हीं से पूछ लो कितने एंटी मुस्लिम है भाई। अच्छा सर, मोदी जी के बारे में मैं जरा जानना चाहूंगा, मोदी जी को एज ए लीडर एक आप कैसे देख रहे हैं? कि जिस तरह मैं उनको देख रहा हूँ, एक बड़े वो सादा से इंसान है, जो बड़े नफीस और सादा इंसान है, और मैं उनका जाती तौर पर एक फैन हूँ कि वो जिस तरह एक लीडर, देखिए दुनिया का एक सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला मुल्क है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके अंदर सादगी इतनी है कि हमारे यहाँ पर आम जो एक एमएनए या एमपीए है, आप अपने आप को फैन बता रहे हैं, ध्यान रखिए एजेंसी से कहीं फोन कॉल ना आ जाए या 2 बंदे बाहर ना आ जाए आपके यहाँ। नहीं, मुझे एक दफा फोन कॉल आ चुकी है, मैं आपको बताऊं। अच्छा जी, तो लेकिन मैं बात आने वाला, फिर तो संभल कर रही है। अच्छा, मोदी जी के बारे में जरा हमें बताइएगा कि सर वो कैसे लीडर हैं, आप उनको कैसे लीडर मानते हैं? देखिए, हमारे देश की 130 करोड़ जनता ने उन्हें दूसरी बार पीएम चुना, ये बताने के लिए काफी है कि भाई मोदी जी कैसे लीडर है। 2024 में फिर से इलेक्शन होने हैं, देश की जनता किसे चुनेगी हमें नहीं पता, लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनकर लोग कहेंगे कि तुम तो मोदी भक्त हो गए हो, ऐसा हो गया। देखिए, मैं किसी का भक्त नहीं हूं, मैं कहता हूं कि जो मेरे घर के आगे की सड़क ठीक रखेगी, जो सरकार जो कभी खराब नहीं होने देगी, मेरा वोट उसको। जो सरकार मेरे घर में 24 घंटे बिजली देगी, मेरा वोट उसको। जो सरकार रात के मैं 2 बजे भी बाहर निकलता हूं और मैं सेफ फील करता हूं खुद को, मेरा वोट उसको। वो सरकार जो मेरे लिए रोजगार पैदा करेगी, वो सरकार जो मेरे लिए सहूलियतें देगी, वो सरकार जो मेरे लिए काम करेगी, मेरे लिए का मतलब है मेरे देश की जनता के लिए काम करेगी, मेरा वोट उसको। और अगर मोदी इस पैमाने पर खरे उतरते हैं, वो काम करके दिखा रहे हैं, तो मेरा वोट मोदी को। अब उसकी जगह पे अगर राहुल गांधी काम करने लगे वैसे और वो करेंगे, तो मेरा वोट राहुल गांधी को। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है मेरा। काम दिखना चाहिए और काम दिख रहा है। अगर मैं बात करूं, अभी मैं हाल ही में अपने गांव गया था, 1000 किलोमीटर में ड्राइव करके गया। मैं सोचिए, मैं पिछले 5-6-7 साल से मैं ड्राइव करके जाता हूं, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं कि मैं 1000 किलोमीटर 13 से 14 घंटे में पहुंच जाता हूं घर। सुबह चलता हूं, शाम को घर होता हूं, अपने गांव होता हूं। 1000 किलोमीटर और कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में कोई परेशानी नहीं, ना सेफ्टी, ना कोई इश्यू ही नहीं। बड़ी बात। तो मैं तो अपने देश को डेवलप होता देख रहा हूं ना। मैं देख रहा हूं कि मेरे रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत जो मेड इन इंडिया ट्रेन है, वो ट्रेनें चल रही हैं। इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट क्या होगा कि हम आत्मनिर्भर हो गए ट्रेन बनाने के लिए। और आज से नहीं है, बहुत पहले से। पाकिस्तान ने आज तक ट्रेन का एक डब्बा तक नहीं बनाया। अभी जो आपके हाल ही में डब्बे आए थे, वो भी चाइना से आए थे डब्बे। आप सोचिए, मतलब ये तो कितनी शर्मनाक बात है कि 75 ईयर्स में आप ट्रेन का एक डब्बा नहीं बना पाए। इंजन तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो इंजन बन के अफ्रीका में एक्सपोर्ट भी होते हैं। बांग्लादेश को भी दिए हमने, इंजन बेचते हैं हम अपने ट्रेन के। तो अब लेकिन नेक्स्ट फेज आ गया है हमारे रेलवे में, बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है।
आपको अगले 3 से 4 साल में बुलेट ट्रेन इंडिया में दौड़ती हुई नजर आएगी। आपने हमारे मेट्रो नेटवर्क के बारे में सुना ही होगा। 12 से 13 शहरों में हमारे मेट्रो ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं। नए एम्स अस्पताल, इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, उसकी कम से कम 7 से 8 नए अस्पताल बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 बन रहे हैं, एक जम्मू में, एक अवंतीपुरा में, श्रीनगर कश्मीर उधर वाले इलाके में, सोचिए। तो जब ये सारा काम लोग देखते हैं तो उनको भी तो समझ में आता है ना कि सरकार काम कर रही है, हवा में नहीं है, कागजों पर नहीं है। तो मैं मानता हूं बिल्कुल कि मोदी जी ने जो सरकारें हमारे यहां रही हैं उसमें और एड ऑन किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि आगे भी वो अच्छा काम करते रहेंगे क्योंकि वो चीज नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपने जो तमाम टॉपिक थे उनको बड़े अच्छे तरीके से हमारे देखने वालों के सामने रखा। खासतौर पर जो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के ऊपर आपने बातें की हैं और जो मोदी जी की एफर्ट्स है इंडिया को इस वक्त ग्लोबल साउथ का लीडर बनाने पर, तो आपका सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी मुझे टाइम देते रहेंगे ताकि मेरी भी इसमें हिम्मत अफजाई, मेरी हौसला अफजाई होती है। आप हमेशा मुझे बैकअप करते हैं, मैं जो मिनोरिटी के ऊपर काम करता हूं तो आप मुझे मैसेजेस करके जो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबके सामने आपका उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके वो बैकअप की वजह से मेरे अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ता है, जो मैं जाकर उनसे बात करता हूँ या मैं उनके हक के लिए पाकिस्तान के अंदर आवाज उठाता हूँ। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मुजफ्फर भाई। और मुझे लगता है कि जो आप वहां के हिंदुओं और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है काम करना। अगर आप उनकी आवाज बनेंगे तो शायद उनकी दुआ आपको लगेगी और आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। तो आप यूं ही वहां के हिंदुओं, वहां की दूसरी माइनॉरिटीज के लिए काम करते रहिए, मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी, नमस्कार सर। ये वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब आज तो ना आलोक भाई ने काफी टॉपिक जो है टच किए। सबसे पहले तो मिनोरिटी की बात की गई इस वीडियो में कि हमारे यहाँ मिनोरिटी को राइट नहीं दिए जाते। तो ये तो सही बात है भाई कि हमारे यहाँ मिनोरिटी को जो है वो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर या इस तरह का जो बड़े अहदे पर ना वो बनने का नहीं है, कानून में मना किया गया क्योंकि इस्लामी कंट्री था, इसलिए जो इन लोगों ने मना किया। नहीं है मतलब आप पता चला तुम्हें शुरुआत में जो इस्लामी कंट्री बनाया गया था तो इसलिए वो रखा गया कानून में। तो इंडिया की बात करें तो वो भाई साहब शुरुआत से ही कानूनी तौर पर सेकुलर रखा गया है, तो उसमें कोई धर्म की बात आती नहीं कि वहाँ पर हिंदू बनेगा, मुस्लिम बनेगा, सिख जो भी बन सकता है उधर। तो सेकुलर कंट्री में ये चीजें चलती हैं। तो इस्लामी कंट्री है इसलिए इन्होंने शायद नहीं रखा। हो सकता किसी मैंने दूसरे इस्लामी कंट्री में भी नहीं सुना कि कोई मिनोरिटी से बनता हो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या वहाँ पर भी मुस्लिम ही बनते हैं, मोस्टली मुस्लिम ही देखें, तो शायद इसलिए भाई साहब कानून में होगा। बाकी करें बात लड़ाई झगड़े की, तो भाई साहब यहाँ पे मिनोरिटी पे कई अत्याचार हो चुके हैं, हिंदुओं पे बहुत जुल्म होगा भाई, और हमारे अपने लोगों ने किया है, और सरकार और हमारे सिक्योरिटी इदारे इसमें नाकाम रहे। क्योंकि देखा जाए तो भाई जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त 23 से 24% जो थी मिनोरिटी की पॉपुलेशन थी। सारी मिनोरिटी उसमें सारे आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, जैन, वो सारे आ जाते हैं उसमें, जो भी मिनोरिटी इधर रहती। तो वो सारी जो थी वो 23% थी, लेकिन अब जो है वो 1-2% रह गई। सरकार ये क्लेम करती। तो मतलब ये है कि भाई कन्वर्ट हो गए हिंदुओं की लड़कियों को या दूसरे मिनोरिटी की लड़कियों को, 14 साल की लड़कियों जबरदस्ती जो वैसा कन्वर्ट किया जाता है ना, वो गलत था बात, बिल्कुल गलत है भाई साहब। सरकार या फिर छोड़कर चले गए। हाँ, बहुत सारे छोड़कर चले गए। जब पार्टीशन हुई, सॉरी जब बांग्लादेश बना था उस वक्त जो है ज्यादा जो मेजोरिटी थी ना मिनोरिटी की वो उधर थी, तो उस वक्त भी फर्क पड़ा है। लेकिन भाई साहब इससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। अब जो है कुछ सालों में कितने जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में गए हैं, दूसरे आज भी जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। जिसका भी दाव लगता है वो इधर से भाग रहा है। वो आज इधर ना उनका कोई मुस्तकबिल है, ना उनके बच्चों का है, ना उनका है। यार इधर मुसलमानों का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। हमारे मुंह की बात छीन ली भाई लोगों ने।
वो कहते हैं शुक्र है, वो आजकल शुक्र एक है। बड़ा मीम बना है भाई साहब, पाकिस्तान से जिंदाबाद। हाँ बात तो सही है। आजकल यही बात है, हर बंदे की कोशिश है कि वो भाई साहब इधर से निकल जाए। और बाकी बात करें भाई लोगों की, तो जो रेडिकलाइज लोग होते हैं इसमें हमारी सरकार का बड़ा फर्क है, योगदान रहे या उसकी जो वो तो कामयाब रहे, क्योंकि जैसा पहले दिन से वो चाहते थे कंट्री को बनाना, वैसा भाई बनकर उभर कर सामने आ चुका है। पहले दिन से उनकी नीयत यही थी, नियत थी उनकी खाने की। हाँ, बजट तो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं भाई। लेकिन अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे धर्म के नाम पे वो तो इस्तेमाल आवाम कर रहे ट्रक की हैं। बत्ती तोड़ दे ना, और नहीं नाम तोड़ से सकते लगे। भाई साहब तोड़ने ये लगे आप थे। सोचे भी हमें इतने सालों से 75 सालों जेल- के पीछे लगाया, जेलों में क्यों गया, लगाओ? जेलों में अब उनके ये जो चर्च वाला वाकया हुआ है, अब बता इसमें किसका कसूर है? हमारे मौलवियों का बहुत बड़ा कसूर है तो उनको इसमें। पकड़ने जो क्यों? गलत तालीम देते हैं, अपने धर्म की इज्जत करवाते हैं, दूसरे की इज्जत नहीं करते। ये दोहरा जो है ना, असल दोहरा बात पति क्या है तारक भाई, और हम लोग यकीन ना- मानो इसमें वो इस्लाम को बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे होते, गलत कर रहे थे भाई। क्योंकि कुरान में लिखा है कि अच्छा आप हमारा किसी का इस्लामिक ना कंट्री, करो। हमारे यहाँ कौन सा इस्लामिक रूल चल रहा है? कोई नहीं चल कोई रहा। एक आधा ये बता। तुन पर एक कहावत है, कहते हैं तुन पर बवंजा। सीना जोरी कह सीना लो, जोरी। सीना जोरी कह लो। यहाँ पे सारी सीना जोरी हो रही। अमीर अब देख लें, जिसके पास सत्ता पावर है वो भाई साहब किसी, यहाँ पे इमरान खान जिसके पीछे पूरी मैं कहता हूँ पाकिस्तान की कौम अवाम का हाथ है, उसके उसके उसको धर लिया जाता है यहाँ पे भाई। दूसरे आम लोगों की बताएं क्या होगा, ये हालत है यहाँ पे। उसकी बेगम ना कल वो इतराज कर रही थी कि जिस हिसाब से उसको ओहदा दिया गया था ना इमरान खान साहब को, उस हाँ। हिसाब का उसको मतलब क्या ना सहूलतें भी दी जाए उसके अंदर, जेल के अंदर। नहीं इसमें एक्स तो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी यार कुछ वैल्यू है यार ये तो उन्होंने अपने फॉर्म पर खुद कुल्हाड़ी मारी है ना, वो इसमें उसने तो मारी या नहीं, हाँ। लेकिन उसको वो जो सहूलतें तो देनी चाहिए ना। दें भाई, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, इसमें दें वो, क्यों नहीं दें? लेकिन हमारी अवाम ऐसी है भाई साहब, 500 से ऊपर भी लीटर चला जाए, उन्होंने अपनी ना हक की खातर, महंगाई की खातर कभी भी नहीं निकला। वो जो मौलवी हमारा था वो साद रिजवी इमरान खान के दौर के अंदर किस वजह से, सिर्फ वो जो मुद्दा फ्रांस वाला था ना, उसने बोला शांति से हल करते हैं, उस मुद्दे को लेकर इन्होंने भाई साहब उसमें तो कह दिया होगा कि धार्मिक काफिर हो गया। इसने बयान निकला ना, महंगाई बहुत हो रही है, फलां हो रहा है, दिगान हो रहा है। आज देख लो पेट्रोल कहाँ से कहाँ, महंगाई कहाँ से, 300 रुपए वो इजाजत नहीं करेगा। 300 प्रोडक्ट भाई साहब पाकिस्तान के कल परसों से ना उस उसका समय रेट बढ़ गया। उस समय उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब रैली अब नहीं उसको निकल अब रही। उसको मिल चुके हैं। इमरान खान के दौर में तो हर मीडिया में पैसे रैली का हक निकलता उसको था। मिल चुका है, कोई भी नहीं निकलेगा। ऐसी तो बात। टोटल मिलाकर भाई साहब कंट्री का सके कोई नहीं, कोई- जिसका हाथ अच्छा, जहाँ इसमें पड़ता तो है, वो छीन ले। अच्छा, लेकिन कोई- अवाम के अंदर भी शऊर नहीं है ना अपने हक के कोई लिए। शऊर है भाई, बात तो सुनो। हुकूमत कोई को बताएं, आप हमारे वोट से कोई आपके- निकलना नहीं हमें क्या चाहता चाहिए? या उन्हें निकलने दिया नहीं जाता। यहाँ पर भी हमें दो सवाल निकलने हैं। दिया नहीं जाता। कोई अच्छा। निकलना नहीं चाहता या उन्हें निकलने दिया नहीं जाता। ईरान के अंदर इनकलाब आया, उस तरह का जब तक इनकलाब नहीं ना आएगा भाई साहब, ईरान के अंदर के तुर्की के अंदर ईरान के अंदर अच्छा, ही सब आया था, अच्छा। फौज का दबदबा था, लोगों पैर निकले, गिराया उसको, वो छालते वहां पर होता है, लेकिन वो वहां पर होता है भाई साहब जहाँ पे जो हुक्मरान बैठा उसमें इंसानियत हो हाँ कि भाई साहब यहाँ- मैं हार मान जाऊं। यहाँ तो लोगों की यहाँ पर इज्जतें इज्जतें उठा लूटी लेते जाती हैं, हैं, लोगों के लड़कियों की। बच्चों को उनकी इसने लूटे, बेटियों को शर्म घर से- शर्म इनको फिर भी नहीं शर्म क्यों आनी है? फिर भी हक की खातर नहीं बैठ तो भाई वो गैरतमंद कौन होती है जिसका लीडर बैठा हो तो उसको तो भाई भाई साहब अपनी गैरत तरस की आ जगह जाए, खो दिए, अपनी जगा दे आवाम गैरत पे, अपनी को। अपनी लोगों पे तरस आ जाए कि भाई साहब इतने लोग निकल आए, मैं ही शर्म कर जाऊं, मैं ही उतर जाऊं। नहीं उसने कोई अपनी इस दौर के अंदर कोई सगा छोड़नी भाई नहीं। आपके ऊपर भाई साहब कभी भी तरस नहीं खाएगा, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। ये दौर ही ऐसा हो गया है, खास तौर पर पाकिस्तान का जो हालात है उसको मद्देनजर रख हर बंदा चाहता है जो नवाला खा रहा है वो भी मेरे पास आ जाए। मुजफ्फर भाई एक बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई हिंदुस्तान में कोई बात आ जाती है तो यहाँ पे मीडिया यही दिखाता है, तो मुजफ्फर भाई इंडिया में भी यही दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में यह इतने आप एक हिंदुस्तान के जो बारे में इधर कुत्ता भी मार जाए ना
किसी चौधरी का, वो भी इंडिया वाले दिखा देते हैं। चौधरी का किसी गरीब का भी मर जाए। हाँ, ये बात मुजफ्फर साहब की मुझे नहीं मतलब सही लगी कि उधर कुछ मीडिया भी का दिखाते काम हैं। यही है। मीडिया का काम भाई इधर भी वो ही काम है जो इंडिया करता है, जो इंडिया की मीडिया करे वो पाकिस्तानी मीडिया भी करती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया मीडिया कमाल का काम कर रही है। लोगों को सारी एक दुनिया को अगर भड़काने अगर कोई अवार्ड मिलना चाहिए ना तो दो कौमों को मिल सकता है, कंट्रियों को। अल्लाह भाई का भी जो थे ना नहीं, कि मतलब ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया नफरत- के नफरत वो के उसका जमाने अपनी में। जगह पर राय ठीक है भी हम ताल्लुकात ठीक नहीं चाहते क्योंकि हमने 3-4 मरतबा हाथ बढ़ाया लेकिन आप लोगों ने धोखा तो दिया। वो तो सच बोल रहे हैं, वो ये ठीक हकीकत बात है। लेकिन ये जो जहर अच्छा, बोला जा लेकिन- रहा है ना इससे लेकिन- नुकसान है। अच्छा वो लोग भाई बोल रहे थे ना 75 आज से 75 साल पहले वो जो एक मुस्लिम था आर्मी के अंदर था ना, हाँ, उसने हाँ। बोला उसको बोला कि आप पाकिस्तान चले जाए, वो एक इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा जी। है। उसने बोला पेश गोई की ये इस्लामिक धर्म के नाम पर जो देश बन रहा है, ये चलेगा नहीं। होगा। आज वही पेश गोई साथ साबित होगी। लेकिन एक और बात भी है तो कड़वी बात, इंडिया के अंदर ही भाई साहब आज धर्म को लेकर ही चल रहा है। चल रहा है भाई। इसका भी कहीं ना कहीं खमियाजा कहीं- भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसी को ताना देने के बजाय अपने मुल्क में कानून को ठीक करना चाहिए, अपने बिल्कुल, जितने अकलीतें सही- हैं उनको सही। हकूक देना चाहिए, ना क्या मीडिया में ब्लेम करते रहे। सही बात है। उनके अंदर है तो वो जाने, वो कंट्रोल करेंगे। हमारे अंदर जो हो रहा है हमें चाहिए पहले उनको नहीं हम control तो करें। रह दे रहे हैं भी अगर हमारी धर्म को लेकर ये हालत हो गई है ना तो भाई साहब आप हाँ। उस तरफ चल रहे हैं। इसमें कोई शुरुआत और हो आपके चुकी है। जो वो भाई 70 साल से अभी चल ही रहे हैं, वो लोगों को यही कंट्रोल कब दे रहे करोगे? हैं। यही कुछ है भाई। भाई साहब मैं वीडियो और देख रहा धर्म था। बहुत बड़ा हथियार है भाई साहब ये सियासतदानों के लोग- लिए। बिल्कुल लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने के और लिए। इसके लिए बंदे जान भी देते हैं। चाहे कोई आना चाहे या ना आना चाहे। इसमें कोई शक नहीं है। धर्म ऐसी चीज है ये सियासतदान उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अभी हिंदुस्तान में क्या चल रहा है जी, योगी मोदी के आने से हिंदू सेफ हो गया। अजीब मतलब लोगों की सोच पहले है। महफूज नहीं थे जब दूसरे यहाँ पर लीडर थे। मेजोरिटी में हिंदू है तो वो पहले अनसेफ थे, अब हिंदू सेफ हो गए। अजीब भाई साहब हम भी वीडियो देखते रहते हैं, इंडिया की होती है वीडियो, तो ये उधर उनका चल रहा है। पढ़े लिखे लोग है ना वो बोलते हैं यार हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करना, पहले हम इधर सेफ नहीं है, पहले हम कौन सा तरफ वो उधर जो है ना वो हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं थे भाई, पाकिस्तान में मुसलमान सेफ सेफ नहीं। ये मिनोरिटी पे जुल्म करते हैं इधर वाले। ये जी किसी क्रिश्चियन ने कुछ कर दिया तो वो इस्लाम खतरे में आ जाता है, किसी हिंदू ने कर दिया तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो वहाँ पर भी भाई साहब हिंदुइज्म एक खतरे में, वहाँ पे हिंदुओं को कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सारा कुछ तो सीधा सीधा यही कहो ना कि भाई साहब माइट इज राइट, भाई साहब माइट इज राइट कहो ना। आलोक भाई बोल रहे थे कि अच्छा हुआ अलहदा हो गए। बिल्कुल भाई साहब आप बच गए, यकीन माने बच गए। नहीं तो हमारे साथ ही आपके ऊपर भी काला जैसे लगनी थी। एक और बात भी है, अगर आज हम तरक्की कर रहे होते इंडिया से ज्यादा तो फिर लोग भाई ने बोलना था ये भी सही हो गया तो कि वो कर रहे ज्यादा होते कर- तो ही बात हालात हमने है। पैदा किए, हमारे लोगों ने, हमारे हुक्मरानों एक ने, और हमारे हुक्मरानों ने। नहीं एक और भी वो बात सर की है ठीक है अपनी जगह भाई पर। साहब एक बात और भी आलोक भाई कि अगर इकट्ठे रहते ना कश्मीर का मुद्दा होता ना आपस में ना हमारी लड़ते, हालत होती। ना ये हालत होती दोनों कंट्रियों में। बिल्कुल सब बराबर था। अगर हिंदुस्तान की इतना अर्थ तरक्की रुकी है तो वो जंगों की वजह से रुकी है। बिल्कुल। चाइना 4 जंगें हुई, पाकिस्तान के साथ 1 जंग हुई, चाइना के साथ। अगर ये जंगी मामलात ना होते तो जब ब्रिटिश ने लूटा हुआ था, बिल्कुल मोदी जी के दौर में तरक्की डबल हुई है, स्पीड पकड़ी है। लेकिन देखा जाए तो 700 बिलियन से लेकर 2000 बिलियन तक लेकर गए थी मनमोहन सिंह की जी। हुकूमत, तो जीडीपी को उन्होंने भी पावर दी थी। सही 7 से 2000 तक लेकर गए थे 9 साल में। बढ़िया जी तो बढ़िया। वो भी योगदान कम नहीं आप कह सकते कि उनके दौर में जीडीपी आपकी बढ़ी नहीं। ये बात है कि भाई इस वक्त जो है स्पीड जो है, एक चीज अच्छे से चल रही है ना उसको चलाना आसान होता है। एक और एक तो बिगड़ा, अब जैसे और इस पाकिस्तान दौर में- की मिसाल दे इस लो। दौर में नेहरू आए थे, नेहरू जी आए थे, उस दौर में देखो उन्होंने ऐसे ऐसे इदारे, इसरो नेहरू के दौर में बनाए, IIT, IIM, सही। ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, हॉस्पिटल या बड़े बड़े इदारे, ये उसके दौर उनके दौर में बने हैं भाई साहब। हाँ तो उन्होंने जो मुल्क के लिए किया है वो भाई लीडर जितने भी आए हिंदुस्तान में, किसी ने भाई साहब ये कोई जो पुलिसियां होती है उसमें खामियां कमियां खराबियां हो जाती हैं, नो डाउट हो जाती हैं, सही। लेकिन भाई साहब जितने भी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान में लीडर आए, कोई भी कंट्री का भाई साहब दुश्मन नहीं था। हाँ।
अपनी तरफ से उनकी कोशिश यही होती थी कि भाई साहब एक तो कंट्री की छवि खराब नहीं होने देनी और कंट्री को आगे ले जाना जी। है। वो जिस दौर में नेहरू जी थे उसमें गुर्बत का दौर था, लोगों के पास पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, सही, खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। उस दौर में उन्होंने ऐसे ऐसे इदारे बना दिए। अब हालांकि तो भाई उस साहब दौर के अंदर जंगें भी हुई, मुल्की हालात खराब भी होते रहे, भाई साहब, लोगों के पास लेकिन उस वक्त उन्होंने ना- फिर भी कंट्री को अच्छे से चलाया। ना मशीनरी ना खाद, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थी, छत नहीं होती थी। बिल्कुल उस ऐसे। दौर में चलाया कंट्री, ये आसान काम नहीं था। और भाई साहब अब जो है, अब लोगों के पास क्या है भाई साहब, घर, गाड़ी, मशीनरी, हाई स्टैंडर्ड, हर चीज है, हर सहूलत मौजूद है। तो अब स्पीड से आत्मनिर्भर है, देख एक लो पाकिस्तान बंदा- कहाँ पर खड़ा है। ऐसे ही समझ ले कि एक बंदा हाथ से काम करता है, उसकी स्पीड कितनी होगी, एक बंदा मशीन से काम करता है, स्पीड में फर्क तो लगेगा भाई। बिल्कुल भी लगेगा। और मोदी जी के दौर में स्पीड में फर्क लगा है। जो इदारे उन्होंने एक आधा बनाया था, अब जो 7 बने, ये एम्स बने हैं, IIT बने हैं, वो उसकी जो शाखें बन रही हैं, तो स्पीड पकड़ी। लेकिन किसी लिहाज से हम उन्हें मतलब के पिछले लीडर को गलत नहीं बोल सकते, उनकी उनको policy- तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी लिहाज से इनको भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कंट्री का नुकसान कहीं इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। होता है ना कि कहीं मोदी जी ने नहीं, वही कह रहा हूं। आत्मनिर्भर भाई साहब मतलब बना रहे उनके हैं। नक्शे कदम पर ही चलकर आगे कंट्री को लेकर जा रहे हैं। लेकिन ट्रेन स्पीड अपनी और बना रहे स्पीड हैं। और स्पीड। बिल्कुल भाई साहब बन रही है इसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, ट्रेनें आत्मनिर्भर बनने के भाई वो लिए। तो दुनिया जानती है। दुनिया की जो अभी अब तो बातें बुलेट ट्रेन की हो मिशन रही है। में देख रहे हैं कि दुनिया की जो सबसे ऊंची अगर मूर्ति है तो वो हिंदुस्तान में है। जी। दुनिया की सबसे ब्रिज। ऊंची ब्रिज वो हिंदुस्तान में है। तो अभी पहले 75 सालों में पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान ने अपना नहीं बनाया था, अब वो भी बन गया। हाँ। बहुत सारी चीजें भाई साहब अब कहने का मतलब ये कि किसी भी वो- लिहाज से उन्हें आप निकम्मा तो नहीं ना कह ना सकते ना कि आप निकम्मा मुल्क के वो लिए- है ही नहीं भाई साहब, नहीं है, ऐसी तो बात है। नहीं। पिछलों ने अपने दौर में तरक्की दिखाई लेकिन है, मोदी अपने साहब ने दौर में भाई साहब दिखाया। काम बहुत अच्छा किया, इंडिया का बेहद नाम रोशन किया। किया है भाई साहब। दूसरे पूरे वर्ल्ड वो में ना। जो दूसरे लीडर्स की पॉलिसी थी दूसरे कंट्री में, इसराइल में पहली जो विजिट थी मेरे ख्याल में की इन्होंने, इतना ही अरसे से किसी ने की नहीं थी। बड़े सालों के बाद इन लोग के यार लोग भाई नहीं बोल रहे, वो सॉरी 3-4 इसराइल के साथ, इसरो के साथ नहीं, इसराइल क्या चीज़? 3-4 मुस्लिम कंट्री उन्होंने वो जो अवार्ड दिया है। हाँ हाँ मोदी जी मोदी को दिया है। भाई साहब कुछ ना कुछ था एक बंदे के अंदर। शुक्र है, कुछ शुक्र है यकूब भी बोला शुक्र है। भाई एक और चुप भी हो गया, बात है क्या हुआ है तुम्हें? कि वैसे मुझे कोई भी बंदा थी। हर कंट्री का जो भी किसी धर्म को फॉलो करता है भाई साहब, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो भाई अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, उसको उसकी रक्षा करते हैं, उसके प्रोटेक्शन करते हैं, जी। उसके लोगों को सीधे रास्ते पे लेकर आते हैं। पीएम मोदी का बिल्कुल भाई साहब वो स्टांस जरूर है कि जो अपने हिंदू धर्म के लोग हैं, क्योंकि जो आरएसएस बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई, हिंदुओं के लिए खास तौर पे बनाई गई थी कि जो भाई साहब बिखरे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, उनको उनको इकट्ठा एक किया इकट्ठा करना मिल जाए, एक साथ के उनको नीचे पावर इकट्ठा में लाना। सही। तो आज वही हो नहीं रहा, हो रहे पावर में आ रहे भाई। लेकिन ये भाई कुछ जो मीडिया काम करता है ना, वो तीली और ना पेट्रोल वाला काम करता है। जितने भी आज ये दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मीडिया उछाल देता है। निपुर शर्मा वाला केस हिला, वो जी मीडिया ने डिबेट करवाई, हाँ एक बेगुनाह की जान गई वो कन्हैया लाल की। गई गई बिल्कुल। क्या जी हिंदू मुस्लिम की डिबेट आपस में करा के वो नफरत पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई तो ये गलत कहीं ना लफ्ज़ कहीं जो है ना निकला। मीडिया का भाई साहब गलत काम हो रहा है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में तो हिंदू मुस्लिम की इस तरह डिबेट होती ही नहीं ना न्यूज चैनल पे। हाँ। यहाँ तो सिर्फ सुबह सियासत। शाम सियासत 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 और कुछ भी नहीं। तो बाकी भाई रिलेशन की बात करें, हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की है, हर बार कोशिश की है, और पाकिस्तान की तरफ से वो पीठ पे छुरा ही मिला है। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे सियासतदान अगर कोशिश करते भी थे तो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहती थी कि वो रिलेशन अच्छे हो जाए, क्योंकि रिलेशन अच्छे हो गए तो उन्होंने कहाँ जाना है? खाना किधर से आएगा, उन्होंने बजट कहाँ कहाँ से जाना निकालना है? पड़ेगा। तो वही नहीं चाहते थे। अगर जब तक देख लें आर्मी की हुकूमत आ जाए भाई, सीधी सीधी बात हो जाएगी इंडिया के साथ, तो मामला ही खत्म हो जाना सही है। बात है। मुशर्रफ ने किसी साइड पर तो लाए ना। मुशर्रफ जब पावर में नहीं था, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, उस वक्त उसने जंग शुरू कर दी थी। जब सदर रहा सारी पावर रही,
तब उस नहीं। वक्त क्यों नहीं इंडिया के साथ जंग की? तब जिम्मेदारी थी शायद। उधर क्या भी था ना 2-3 मरतबा। जिम्मेदारी थी भाई। जिम्मेदारी थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब वो कंधे किसी के रख के ना ये गोली चलाते हैं। बदनाम कौन होगा? सियासतदान। सियासतदान। पीछे से कौन गेम खेल रहा है? एस्टैब्लिशमेंट। तो मैं तो कहता हूँ भाई साहब ये प्राइम मिनिस्टर को छोड़ें, सीधे सीधे पावर में है, लोगों को भी पता है भाई साहब पावर इनके पास है। अगर इंडियन जो है वो अगर रिलेशन सुधारना चाहते हैं तो सीधी सीधी उनसे बात करेंगी। अब इंडिया खुद कंफ्यूज है भाई साहब, पावर है किसके पास, हालांकि पता है इंडिया छोड़ पूरा वर्ल्ड ही बोल रहा है हम किसके साथ मुआहदा करें। हाँ, मुआहदा क्या किस- हम अब उधर पता तो लेकर सारी जाएंगे? दुनिया को ही है ना भाई लेकर साहब। जाए तो वो जाएगी किधर? क्यों ये सिक्योरिटी इधर नहीं है। दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर किसके पास है। सभी को पता है भाई, 70 साल से पता है। तो भाई साहब हम तो यही चाहेंगे कि रिलेशन अच्छे हो जाएं और इंडिया की जो शर्त यही रहती है कि आतंकवाद जब तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक रिलेशन सही नहीं हो सकते। तो हम भी चाहते हैं कि भाई साहब हम पाकिस्तान ने खुद दहशतगर्दी से इतने लोग जो है जान गंवाई है, जो सिक्योरिटी इदारे इनको चाहिए था कि भाई दहशतगर्दों को खत्म करते। भाई आजकल नारा बहुत फेमस है, कौन सा? बताएं। ये दहशत गर्दी है। इसके पीछे वर्दी है। नहीं 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 भाई बहुत नारा ये फेमस है, साहब, बहुत please, ज्यादा फेमस है। please, मैं तो नहीं कह रहा, प्लीज रुक सभी जाओ, लोग बोल रहे रुक हैं। जाओ भाई, रुक जाओ, ओए, इस तरफ मत। पहले कभी किसी ने नहीं, जरूरत नहीं थी बोलने भाई की, साहब, अब क्यों बातें निकलती हैं? हमारा सॉफ्टवेयर जो पहले से ही अपडेट है भाई साहब, और मत करवाओ भाई। चलो भाई मैं तो तुझे ये ना मुजफ्फर भाई की तरह आपको भी कॉल आ जाए। आ जाए। कॉल को कॉल नहीं आनी, कॉल आपको नहीं आएगी। नेट उठा लेना है। तो भाई साहब तो- आप लोग भाई हमसे ज्यादा समझदार हैं कि हम किधर बात करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, और हमारी दुआ है कि भाई साहब इनको भी ऊपर वाला सीधे रास्ते पे लगाए और कंट्री के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो भाई साहब हमारा भी बजट कम लगेगा और आप भी इस तरफ से सुकून से हो जाएं। बिल्कुल। और जितनी आर्मी अब सर्दी में भाई साहब जो पहरा देती है वो माओ के लाल, उनकी कहीं की जाने चली जाती, कहीं जो है बर्फ के नीचे दब के मर जाते हैं। ऐसी बात। तो ये उनके लिए भी आसानी है कि चलो चलो एक तरफ से तो भाई साहब खतरा टलेगा। टले। और कई ऐसे भाई हैं जो हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनके रिश्तेदार इंडिया में, उनको भी वीजा नहीं मिलता, तो वो लोग जो अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाते। तो भाई जिस तरह यूरोपियन कंट्री वो देख रहे हैं तरक्की करके एक दूसरे के बॉर्डर इस्तेमाल करके, वो बिल्कुल ऐसे आसानी से कुछ क्रॉस हो जाते हैं, तो खराबी नहीं हो रही उधर। लेकिन एक और भी चीज है, जब तक ये धर्म को इस्तेमाल होता रहेगा ना, ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सही होने भी नहीं। हिंदू मुस्लिम ये नफरत जब तक खत्म नहीं होगी ना तब तक रिलेशन ठीक हो भी नहीं सकते। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, अपनी रूट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।